हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में, यानी कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या, ये चैप्टर के बारे में जानेंगे। कौन क्या चैप्टर है जैसे मान लीजिए आपका एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर है, तो इसमें हम लोग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर के बारे में तो जानना पड़ेगा ना, चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले हम लोग को चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज रहना चाहिए। फिर जब हम लोग ये टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो यानी कि कौन कौन सा इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, क्या इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, हमारे लिए कौन कौन सा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट पढ़ना है, यानी कि ये आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर में क्या क्या इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब एसिड का चर्चा होगा तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, और क्या होगा टॉपिक मेरा, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी कि एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या एसिड का प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जब एसिड का पढ़ लेंगे तो बेस का क्यों छोड़ेंगे, तो हम लोग बेस का भी प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे, यानी कि एसिड, उसके बाद सीक्वेंस में क्या होगा, बेस। और जब एसिड बेस पढ़ लेंगे तो उसके बाद मेरा आएगा क्या, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, क्या टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। इंडिकेटर क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इंडिकेटर और इंडिकेटर का टाइप्स और उसका प्रॉपर्टी। आपको इंडिकेटर में बताया जाएगा कि इंडिकेटर क्या होता है। एक तरह से इंडिकेटर से आप समझ सकते हैं क्या, इंडिकेट करने वाला चीज़। जैसे आप देखे होंगे बाइक या फोर व्हीलर में इंडिकेटर क्या करता है, वो आपको डायरेक्शन बताता है। जब वो लाइट इंडिकेटर जलने लगता है तो हम लोग क्या डिसाइड कर लेते हैं कि लग रहा है कि टर्न करेगा, अब इस डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कि वो इंडिकेट करने का काम करता है। तो यहाँ भी आपको इंडिकेटर फाइंड करने का काम करता है कि ये एसिड है या ये बेस है, वो फाइंड करने का काम करता है। कौन? तो इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जब इंडिकेटर पढ़ेंगे तो उसमें टाइप्स उसका जान जाएंगे, यानी कि वो इंडिकेटर कितने टाइप्स का होता है, आपको टाइप्स बताया जाएगा। तो टाइप्स में इंडिकेटर में आपको बताया जाएगा कि इंडिकेटर 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी। ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिड, क्या रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। एसिड बेस का रिएक्शन किसके साथ, तो मेटल के साथ। एक एक करके इसमें हम लोग को पढ़ना होगा कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, यानी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, और जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। इस टॉपिक पे चर्चा करना होगा। फिर उसके बाद जब हम लोग ये पढ़ लेंगे तो आएगा क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन कौन सा, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन रिएक्ट करेगा, एसिड, यानी कि एसिड का रिएक्शन देखेंगे हम लोग मेटल के साथ। फिर उसके बाद देखेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ एसिड, क्या रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेज विथ ईच अदर। अब ये आपस में ही क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, उस पर भी चर्चा होगा। क्या कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ईच अदर विथ ईच अदर, यानी कि आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ऐसे जनरली बताया जाता है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस पर भी चर्चा होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, किसके साथ, एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड का हम लोग रिएक्शन कराएंगे। फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को किसके साथ कराएंगे, तो बेस के साथ कराएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिमिलरिटीज बिटवीन, यानी कि क्या क्या उसमें सिमिलर चीज है, सिमिलरिटी आपको बताना है। सिमिलरिटीज में हम लोग बताएंगे क्या, ऑल एसिड एंड ऑल बेस, यानी कि पूरा का पूरा एसिड और पूरा का बेस में क्या सिमिलर चीज है, उसके बारे में डिस्कशन होगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि एसिड और बेस का कंडीशन वाटर सॉल्यूशन के साथ क्या है, उस पर चर्चा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा लास्ट में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन, यानी कि एसिड का और बेस का स्ट्रेंथ क्या है, उस पर डिस्कशन होगा। यानी कि जनरली हम लोग को पढ़ना क्या है, चैप्टर में जो नाम है वही हम लोग को पढ़ना है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है,
फिर आपको बताया जाएगा इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, इंडिकेटर का प्रॉपर्टी क्या होता है। फिर उसका हम लोग एक एक करके रिएक्शन देखेंगे, यानी कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, ये देखने को मिलेगा। और फिर हम लोग को दोनों में सिमिलर कंडीशन देखना होगा, यानी कि सिमिलरिटीज देखना होगा एसिड और बेस के बीच में। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्ट्रेंथ, किसका किसका, एसिड और बेस का क्या स्ट्रेंथ है कि नहीं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक करके। अब देखिए यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएं कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है आखिर। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले बताया जाएगा क्या, कि जो टेस्ट के बारे में क्या डिस्कशन लिखा है कि द सॉर टेस्ट एंड बिटर टेस्ट ऑफ द फूड ड्यू टू द एसिड एंड बेस, यानी कि ये जो टेस्ट है फर्स्ट वाला वो किसका होता है, एसिड का, और जो सेकेंड वाला टेस्ट है वो किसका होता है, बेस का। लिखा है कि सॉर टेस्ट और बिटर टेस्ट फूड का ये एसिड और बेस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, तो एसिड और बेस के कारण से होता है, ये बताया गया है। प्रेजेंट इन देम, ये यानी कि टेस्ट जो है वो एसिड और बेस के कारण आता है। फिर आपको बताया गया कि एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि एसिड जो है उसका टेस्ट तो ऐसा होता है, ये तो पता हो गया, लेकिन वो करता क्या है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है ब्लू को रेड में, तो हमारा एसिड करता है। कौन करता है, एसिड करता है। तो एसिड का एक और कंडीशन हम लोग को पता रहना चाहिए क्या, जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, कौन, तो एसिड करता है। उसका टेस्ट और वो लिटमस पेपर में कैसा चेंजेस लाता है वो पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई, क्या, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, ये आपका लिखने का मतलब क्या हुआ, लिचेन, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल, यानी कि जब कलर आपको पर्पल देखने को मिलेगा तो आप वहां से डिसाइड कर लेंगे कि ना वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है कि नहीं, यानी कि वो दोनों नहीं है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो इसका मतलब इसलिए उसका कलर क्या है, तो पर्पल कलर है। फिर आपको उसके बाद पढ़ना होगा क्या, कि अदर नेचुरल मटेरियल, क्या, अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक एंड कलर पेटल्स ऑफ द फ्लावर सच एज द, अब ये कुछ फ्लावर का नाम लिखा हुआ है, ठीक ना। अब कलर पेटल्स क्या होता है, यानी कि जो उसका पंखुड़िया होता है, वो देखे होंगे बीच में, फूल के बीच में जो रहता है पंखुड़िया, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर पेटल्स। अब वो क्या करता है, वो सब नेचुरल मटेरियल है, किस चीज को पहचानने के लिए कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, उसको पहचानने के लिए ये सब तरीका हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं, तो रेड कैबेज को करते हैं, टर्मेरिक को करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ फ्लावर का पिटल्स को यूज करते हैं, यानी कि उसका कलिया कहिए पंखुड़िया कहिए उसको यूज करते हैं। अब वही लिखा हुआ है, कुछ फ्लावर का नाम लिखा हुआ है, वो क्या करता है, तो विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है कि नहीं, बेस प्रेजेंट है कि नहीं, उसका इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, उसका इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। कौन करता है, तो ये जो भी नेचुरल मटेरियल हैं, कौन कौन सा आपको बताया गया, रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक और जितने भी फ्लावर का पिटल्स हैं, वो क्या करते हैं, ये आपको इंडिकेट करने के काम करते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेस है, ये आपको बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपका अब यहां से स्टार्ट होता है कि एसिड है तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि एसिड के बारे में जान गए तो उसके हम लोग गुण को जान जाएंगे कि क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, एसिड का पहचान कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हम लोग को देखने को मिलेगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, द टर्म एसिड, यानी कि जो टर्म एसिड है वो आया कैसे उसके बारे में। क्या लिखा हुआ है, द टर्म एसिड हैज बीन डिराइवेड फ्रॉम द, क्या लिखा हुआ है, डिराइवेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड, इंडस, एसिड्स, क्या लिखा हुआ है, एसिडस, एसिडस लिखा हुआ है, विच मीन्स श्योर, यानी कि इसका एसिडस का मतलब क्या होता है, उसका टेस्ट को इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि इसका रिलेशन सीधा
टेस्ट के साथ है, यानी कि उसका टेस्ट कैसा हो एसिड का, वो इंफॉर्मेशन ये देता है। कौन सा वर्ड? तो लैटिन वर्ड है जो है, इसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। किसका? तो एसिड का फॉर्मेशन किससे हुआ है? तो आपका इस वर्ड से हुआ है, एसिडस। कौन सा वर्ड? तो लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है श्योर, यानी कि जो इसका टेस्ट होता है। फिर आपको बताया गया क्या कि एसिड हैव श्योर टेस्ट, यानी कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? तो श्योर टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि दे टर्न, यानी कि टर्न लिटमस पेपर में वो चेंजेस कैसा लाता है, यानी कि एसिड जो है लिटमस पेपर में क्या चेंजेस लाता है उसके बारे में बताया गया। तो लाता क्या है कि ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कन्वर्ट होता है? तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? लिटमस पेपर, ठीक है ना। तो जब ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा तो हम क्या मान लेंगे कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद आपको बताया गया क्या कि दे गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और H प्लस आयन देगा तो उसको हम लोग मानेंगे कि क्या है? एसिडिक है। तो H प्लस आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको क्या मानेंगे? एसिडिक है। अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा ध्यान देंगे। पहला नंबर लिखा हुआ है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर लिखा हुआ है वीक एसिड, फिर लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और फिर लिखा हुआ है डाइल्यूट एसिड। ये आपके लिए 4 का 4 जो है इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में देखेंगे क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ नाम दिया गया है, वो आप जनरली याद रखेंगे। क्या? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? H2SO4, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है? HNO3। ये सब का सब क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर उसके बाद क्या है? वीक एसिड का कुछ नाम दिया गया है। वीक एसिड का नाम में क्या दिया गया है? CH3COOH। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। CH3COOH को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। उसके बाद क्या? ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद लैक्टिक एसिड। क्या क्या बोलेंगे आप? पहला नंबर जब आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा होता है, तो HCl का नाम बताएंगे, H2SO4 बताएंगे, और उसके बाद HNO3 बताएंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर H2SO4 और HNO3 आप नाम बताएंगे। फिर वीक एसिड में क्या बताइएगा? तो CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड, फिर ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का नाम बताएंगे हम लोग वीक एसिड में। और फिर बात आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं। क्या? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं। तो देखिए कॉन्सेंट्रेटेड से मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड से मतलब है क्या कि उसका क्वांटिटी जब ज्यादा रहेगा, यानी कि एसिड का क्वांटिटी जब ज्यादा रहेगा तो कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि जिसका दिमाग एकदम शांत है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड माइंड बोल सकते हैं। एकदम उसका दिमाग शांत है, एक जगह जब जिस काम को करना चाहता है वहां पर उसका क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहने का मतलब क्या? यानी कि एसिड का जो अमाउंट होगा वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या लिखा गया है कि मोर अमाउंट ऑफ एसिड और लेस अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। यानी कि जिसमें क्या होगा? एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। उसको क्या बोलिएगा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। अब इसका उल्टा कर दीजिए, क्या? डाइल्यूट एसिड। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या देखने को मिलेगा? जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। सिंपल। उसमें क्या हो रहा था कि एसिड का अमाउंट ज्यादा था और वाटर का अमाउंट कम था। अब इसमें क्या होगा कि वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा, लिखा हुआ है कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि एसिड का अमाउंट इसमें कम रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए, है कि नहीं। तो ये आपका यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, वीक एसिड किसको बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे और डाइल्यूट एसिड किसको बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेगा तो एसिड ज्यादा होगा, वाटर कम होगा, ठीक है। और डाइल्यूट बोलेगा तो क्या होगा? उसमें वाटर ज्यादा रहेगा और एसिड कम रहेगा। यही आपका दोनों में डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए जब प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हो गया तो बेस को क्यों छोड़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ बेस पर आते हैं। यानी कि बेस का प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसको हम लोग का पहचानने का तरीका क्या हो सकता है, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए जो पहला नंबर आपको लिखा गया है क्या कि प्रॉपर्टी ऑफ बेस, यानी कि बेस का प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर पर आप ध्यान देंगे, दीज आर द सबस्टांस विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि जिसका टेस्ट बिटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे, क्या बेसिक बोलेंगे, बताइए एसिडिक बोलेंगे कि बेसिक, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक, क्योंकि श्योर टेस्ट होता था जिसको एसिडिक बोलते थे
और जिसका बीटर टेस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, यानी कि बीटर वाले को बेसिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब देखिए बी से बीटर, बी से बेस, यानी कि बी से स्टार्ट रखेंगे तो दोनों को रिलेट कर लेंगे, बी बी, है कि नहीं, यानी कि बीटा टेस्ट वाले को बेसिक बोलेंगे। ठीक है, अब फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि सोफी इन टच, टच करने पर क्या लगेगा, सोप के समान लगेगा वो ठीक है, हम लोग टेस्ट और सोप का बात कर लिए। अब लिटमस पेपर को भी इसमें भी देख लेते हैं, तो क्या इसमें कुछ उल्टा होगा। इसमें लिखा गया है क्या, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। इसमें क्या हो रहा है, लाल से ब्लू हो रहा है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। उसमें क्या हो रहा था, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उल्टा रिलेशन तो है कि नहीं। एसिड में क्या होता था कि ब्लू से रेड में होता था, और इसमें रेड से ब्लू हो रहा है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि दे गिव्स OH माइनस आयन। कौन सा आयन, OH माइनस आयन को क्या करता है, गिव करता है एक्वस सॉल्यूशन में। वो क्या देता था, H प्लस आयन देता था, और ये क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। फिर उसके बाद आपको इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है, अल्कली कौन सा है कि नहीं। तो ये आपको इसमें भी जानना जरूरी होगा। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लिखा गया है, NaOH, यानी कि सोडियम, बताइए क्या होगा यहां से, Na का मतलब नहीं समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद क्या, इसमें क्या बताइएगा, पोटेशियम, ठीक है, और यहां से कैल्शियम वाला, है कि नहीं। तो ये आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट क्या है स्ट्रॉन्ग बेस में, NaOH, उसके बाद क्या है KOH, उसके बाद क्या है CaOH2, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है, वीक में क्या है NH4OH, ये वीक बेस हो गया आपका NH4OH। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आप याद रखेंगे NaOH, KOH और COH2, और फिर आप इसके बाद रखेंगे NH4OH, किसका, तो वीक बेस का। अब अल्कली क्या होता है, तो अल्कली भी आपको पता रहना चाहिए, क्या, जो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, यानी कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को हम लोग अल्कली बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, दीज आर द बेसेज विच आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि वैसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। उसको क्या बोलिएगा, अल्कली बोलिएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है NaOH, इसका एग्जाम्पल है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो सबका सब क्या हो जाएगा, अल्कली हो जाएगा। देखिए इधर जो इसमें आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ था वो सबका सब इसमें आ गया कि नहीं आ गया, NaOH, KOH और CaOH2, ये सबका सब क्या हो गया, अल्कली हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां पढ़ना क्या है कि इंडिकेटर क्या होता है। अब इंडिकेटर क्या होता है और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर का मतलब आपको शुरू में बताए थे, क्या बताए थे कि इंडिकेटर किसी चीज को डिसाइड करता है, कि इसका पहचान बताता है कि ये एसिड सॉल्यूशन है कि बेसिक है, एसिडिक बेसिक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस बताता है कि क्या है क्या नहीं है। इंडिकेटर जैसे बताए ना कि 4 व्हीलर या बाइक रहता है तो उसका इंडिकेटर लाइट क्या बताता है कि टर्न किधर करेगा, ये घूमने वाला किधर है, वो इंडिकेट करने का काम करता है। उसी तरह से ये आपको इंडिकेट करने का काम करता है कि एसिडिक है कि बेसिक है, ये बताने का काम करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। क्या, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। उसका इंडिकेटर का टाइप्स बताइए और उसका प्रॉपर्टी बताइए कि इंडिकेटर का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर जानेंगे, उसका टाइप्स जानेंगे, और फिर ये भी उसके बारे में भी जान लेंगे। क्या, पहला नंबर लिखा गया है कि सबस्टांसेस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टांस लाइक एसिडिक एंड बेसिस। क्या बोल रहा है कि वैसा सबस्टांस जो क्या करता हो, अपने कलर और स्मेल को चेंज करता हो। कब, यानी को सबस्टांस पे डिपेंड करता है कि कैसा सबस्टांस है, तो यानी कि उस सबस्टांस के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, उसके अनुसार वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वही चेंज तो बताता है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, यानी कि इंडिकेटर से खाली काम नहीं चलेगा। क्या होगा, आपको इंडिकेटर के साथ साथ ये भी जानना होगा कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला नंबर क्या, नेचुरल इंडिकेटर। क्या, नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा होता है, उसका क्या है। फिर उसके बाद हम लोग को देखना होगा सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। और फिर उसके बाद देखना होगा ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। कौन सा, तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब इस पे डिस्कशन करेंगे फिर एक एक कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है और ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है।
क्योंकि मान लीजिए कि इंडिकेटर जान गए क्या होता है, उसका टाइप्स जान गए और उसके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर ये अधूरा रह जाएगा, है कि नहीं। तो फिर हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है और ओल्फैक्टरी क्या होता है। देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखा गया है, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, क्या नेचुरल इंडिकेटर। देखिए आपको नेचुरल इंडिकेटर में बताया गया है क्या, नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले क्या लिखा गया है कि फाउंड इन नेचर, यानी कि जो नेचुरल इंडिकेटर है वो कहां पाया जाएगा, तो नेचर में पाया जाएगा। नेचुरल है तो नेचर में पाया जाएगा, है कि नहीं। तो नेचुरल इंडिकेटर कहां पाया जाएगा, नेचर में पाया जाएगा। नेचर इन प्लांट लिखा है कि फाउंड इन नेचर इन प्लांट। एग्जाम्पल में क्या क्या है, लिटमस है, रेड कैबेज लिप्स है, यानी कि जो कैबेज रेड कैबेज लिप्स का चर्चा हो रहा था वो है। फ्लावर ऑफ क्या, ये फ्लावर आपको लिखा गया है हाइड्रेंगिया प्लांट। अब इसका मतलब क्या है, टर्मेरिक है, यानी कि ये सब जो है नेचर में पाया जाता है और ये हमको बताने का काम करेगा कि क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, वहां से हम लोग को ये बताने का काम करेगा। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर क्या करेगा, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब ये बोला गया है कि दीज आर द केमिकल सबस्टांस, क्या, तो जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो केमिकल सबस्टांस है कि नहीं। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, मिथाइल ऑरेंज, फिनेलोपैथीन, क्या, फिनेलोपैथीन और गिया प्लांट टर्मेरिक, ये सब क्या है, तो सिंथेटिक है कि नहीं। ये सब क्या है, सिंथेटिक। देखिए उसमें टर्मेरिक आ गया था तो आप यहां तक रहने देंगे, क्या, मिथाइल ऑरेंज और फिनेल्थोपैथीन, फिर उसके बाद गिया प्लांट, ये सब क्या है, मेरा सिंथेटिक इंडिकेटर है। ओल फैक्ट्री अब पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है, ओल फैक्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना था कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। तो कुछ जो चीजें हैं नेचुरल है, जो नेचर में पाया जाता है। सिंथेटिक का मतलब कि केमिकल सबस्टांस होगा, जैसे मिथाइल ऑरेंज बताया गया आपको, फिर उसके बाद क्या बताया गया आपको, गिया प्लांट बताया गया, फिर उसके बाद फिनेलोपैथीन बताया गया, और उसमें बताया गया था आपको क्या कि रेड कैबेज लिप्स, फिर लिटमस और फ्लावर जो है उसका क्या, टर्मेरिक है, ये सब बताया गया आपको किसमें, तो नेचुरल इंडिकेटर में। ओल फैक्ट्री में क्या क्या बताया गया कि दीज सबस्टांस हैव डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या, सुगंध उसका होगा एसिडिक एंड बेस, क्या। ओल फैक्ट्री में तो शुरू में ही बताए थे क्या कि उसका स्मेल और सुगंध से हम लोग फाइंड करते हैं कि है तो कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, वहां से हम लोग डिसाइड करते हैं, है कि नहीं। यानी कि एसिडिक बेसिक को हम लोग कहां से डिसाइड करेंगे, तो ओल फैक्ट्री में उसका हम लोग स्मेल और ऑर्डर से डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर जब हम लोग ये तीनों टाइप्स देख लेंगे तो एक चार्ट आएगा आपका, उस चार्ट में आपको लिखा हुआ रहेगा कि नेचुरल इंडिकेटर है तो कौन कौन है, फिर उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन सा है, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ओल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन कौन सा है, क्या ओल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन कौन सा है। देखिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं कौन क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस पे, इसमें आपको बहुत सारा चीज लिखा हुआ है कि नहीं, और इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं जानेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा क्या कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, क्या नेचुरल इंडिकेटर क्या है। तो आप देखिए ऐसे ही चार्ट अपने कॉपी में भी आप बनाइएगा, क्या बनाइएगा, नेचुरल इंडिकेटर में आपको सबसे पहले ऊपर में लिखा गया है इंडिकेटर, क्या लिखा गया है, इंडिकेटर। उसके बाद उसके नीचे वाले में क्या लिखा गया है कि लिटमस। अब आपको बताया जाएगा कि नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन सा आता है, तो पहला नंबर लिटमस, फिर रेड कैबेज लिप्स, फिर फ्लावर ऑफ क्या लिखा हुआ है, हाइड्रेंजिया प्लांट और टर्मेरिक, ये सब उसमें आता है, किसमें आता है, नेचुरल इंडिकेटर में आता है। अब इसका देखिए स्मेल कलर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक कैसा है, तो एसिडिक है, कैसा है, एसिडिक है। तो एसिडिक में क्या देखने को मिलता है, वो तो जब लिटमस होगा तो एसिडिक में क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। जो रेड कैबेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी रेड कलर का हो जाएगा। और जो फ्लावर है हाइड्रेंजिया प्लांट का वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और टर्मेरिक में आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा, किसमें, तो एसिडिक वाले पार्ट में। फिर जब आप वही स्मेल और कलर का बात करेंगे बेसिक सॉल्यूशन में, तो आपको लिटमस देखने को मिलेगा, कैसा हो गया, तो ब्लू हो गया, कैसा हो गया, ब्लू हो गया। फिर क्या देखने को मिला कि जो रेड कैबेज लिप्स है वो कैसा हो गया, तो ग्रीन हो गया, कैसा हो गया, ग्रीन। और फिर फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट है वो क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया, कैसा हो गया, पिंक कलर का। और जो टर्मेरिक है वो क्या हो गया, तो रेड कलर का हो गया। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि उसका एसिडिक में क्या चेंजेज है और उसका बेसिक में क्या चेंजेज है, यानी कि एसिड और बेस में चेंजेस देखने को मिलता है। फिर सेकंड नंबर देखिए, पहला नंबर तो आपको बता दिया गया कौन सा इंडिकेटर,
तो नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा? नेचुरल इंडिकेटर। अब दूसरा आपको बताया जाएगा क्या? सिंथेटिक। कौन सा बताइए? सिंथेटिक इंडिकेटर। यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? तो सिंथेटिक इंडिकेटर में आप ध्यान देंगे तो देखने को क्या मिलेगा? देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर में आपको बताया जाएगा फिनेल्थ्रोपेथिन, मिथाइल ऑरेंज। अब ये क्या है कि ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर है कि नहीं? फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इसमें जब एसिडिक में जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? तो ये कलरलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। ये आपको देखने को मिलेगा कि कलरलेस हो गया। और सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिडिक में जाएगा तो कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। कैसा होगा? रेड कलर का हो जाएगा। अब वही जब बेसिक में जाएगा तो जो फिनेल्थोपैथीन है वो क्या हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। और जो मिथाइल ऑरेंज है वो क्या हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। तो यानी कि एक कलर में उसका चेंजेस है कि एसिड में कैसा होगा, बेस में कैसा होगा, है कि नहीं? अब वही बात करते हैं ओल फैक्ट्री का। जो लास्ट पॉइंट है क्या है? ओल फैक्ट्री। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका? ओल फैक्ट्री का। तो ओल फैक्ट्री में क्या है? ओनियन है, वेनिला एसेंस है, फिर क्लोव ऑयल है। अब इसमें क्या चेंज होगा? एसिडिक में जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, और बेस में जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए जब भी एसिडिक में जाएगा ना तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। यानी कि जो इसका स्मेल है वो उसमें रहेगा एसिडिक में। किसका? ओनियन का, प्याज का। ठीक है ना? यानी कि जो प्याज का एक्चुअल वाला स्मेल है वो इसमें रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया कि वेनिला एसेंस में क्या होगा? रिटेन स्मेल। यानी कि स्मेल को क्या करेगा? रिटेन करेगा। रिटेन स्मेल आपको क्लोव ऑयल में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब वो बेसिक में जाएगा, बेस में जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? जो इसका स्मेल था वो खत्म हो गया। क्या होगा? नो स्मेल। प्याज का जो स्मेल था वो खत्म हो गया किस में? बेसिक में जाने के बाद। फिर देखिए आप वेनिला एसेंस का क्या देखने को मिल रहा है? उसका भी स्मेल खत्म। फिर उसके बाद देखिए अब क्लोव ऑयल जो है वो लॉसेज स्मॉल, यानी कि स्मेल। लॉसेज स्मेल का मतलब क्या? यानी कि स्मेल को भी क्या करता है? खो देता है, धीरे धीरे कम करता है। इस तरीके से आप समझेंगे, है कि नहीं? तो ये आपका ये चार्ट में बताया गया था कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिए फर्स्ट में नेचुरल, उसके बाद सिंथेटिक, और उसके बाद ओल फैक्ट्री। और उसमें बताया गया कि ये इंडिकेटर होगा तो जब एसिडिक में आएगा तो उसका चेंजेस क्या होगा, और जब वही बेस में आएगा तो उसका चेंजेस क्या होगा। ये आपको बताया गया कि एसिडिक में चेंजेस क्या होगा और बेस में चेंजेस क्या होगा। ये आपको चार्ट यही बताता है। तो चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए। फिर देखिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आएगा क्या? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। क्या आएगा? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि एसिड का और बेस का जो रिएक्शन होगा मेटल के साथ वो क्या होने वाला है, कंडीशन, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे, है कि नहीं? कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से पढ़ना है आपको। क्या देखना है? फर्स्ट में रिएक्शन ऑफ एसिड। क्या देखेंगे? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। यानी कि हम लोग मेटल का रिएक्शन देखेंगे किसके साथ? तो एसिड का देखेंगे हम लोग रिएक्शन किसके साथ? तो मेटल के साथ देखेंगे। किसके साथ देखिएगा? तो मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल। यानी कि जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो टू फॉर्म में मेटल सॉल्ट, क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट बनाएगा। एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। और रिलीज क्या करेगा? तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। फर्स्ट चैप्टर आप जब केमिस्ट्री का पढ़े होंगे तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया गया था। उसमें बताया गया था क्या कि उसमें कलर में चेंजेस होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, गैस इवॉल्व होता है, अलग अलग आपको कंडीशन बताया गया था। तो देखिए उसमें से कुछ कंडीशन देखने को मिल रहा है क्या? कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है कि नहीं? तो यही देखने को मिल रहा है कि जब आप एसिड और मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो मेटल सॉल्ट तो बनता ही बनता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। आप देखिए नीचे में लिखा हुआ है क्या कि जब एसिड को मेटल के साथ कराएंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब उस पे बेस क्या है? एक एग्जांपल है, उसको भी देखेंगे। क्या? जिंक ग्रेनुलस रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा इन ए टेस्ट ट्यूब। तो क्या देखने को मिलेगा? लिखा हुआ है कि 2HCl Zn के साथ जब करेगा तो ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यानी कि क्या बोल रहा है
कि जब हम लोग कराएंगे जिंक ग्रेनुलस का मतलब क्या होता है, यानी कि जिंक का जो पाउडर फॉर्मेट है उससे थोड़ा इसका जिंक का जो रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा बड़ा पार्टिकल रहेगा, है कि नहीं। पाउडर फॉर्मेट का मतलब होगा कि एकदम छोटा रहेगा, लेकिन ये ग्रेनुलस लिखने का मतलब क्या है कि उसका थोड़ा पार्टिकल जो है बड़ा बड़ा रहेगा, ये पाउडर के फॉर्मेट से थोड़ा बड़ा रहेगा, है कि नहीं। जब उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखने को क्या मिलेगा कि आपको बन गया क्या है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया ZnCl2 का, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ये देखने को आपको मिलेगा। फिर देखिए, जब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल देख लिए तो अब हम लोग देखेंगे क्या, रिएक्शन ऑफ बेसेज विथ मेटल भी चर्चा करेंगे, है कि नहीं। एसिड का जब भी बात किए हैं तो हम लोग बेस का भी साथ में जरूर किए हैं, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं बेस का भी कि बेस का क्या रिएक्शन रहा उसके प्रति। देखिए क्या लिखा गया है, रिएक्शन ऑफ बेसेज, यानी कि बेस का क्या रिएक्शन है मेटल के साथ। तो क्या लिखा गया है कि बेसेज रिएक्ट विथ मेटल, क्या, यानी कि जब बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या करते हैं, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस वो भी क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन वहां भी होता है। फिर क्या लिखा हुआ है कि आल्सो नोट दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेसेज, यानी कि जितने भी मेटल हैं वो सब के सब बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, है कि नहीं। यानी कि सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो नोट लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है कि द मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन मेटल प्रेजेंट इन द बेसेज फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस। ये क्या बोल रहा है, जो मेटल है वो क्या रहना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव रहना चाहिए जो प्रेजेंट है बेस में मेटल उसके कंपेयर में। क्यों, क्योंकि जब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तभी रिएक्शन होगा, तभी सॉल्ट और हाइड्रोजन हम लोग को देखने को मिलेगा, है कि नहीं। यानी कि वो जो मेटल है वो क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए, किससे, तो मेटल प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, मेटल प्रेजेंट इन बेस, यानी कि जो मेटल बेस में प्रेजेंट है उससे ज्यादा रिएक्टिव रहना चाहिए, उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा तब क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि बेस किसके साथ, तो मेटल के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, है कि नहीं। फिर देखिए उसके बाद आपको क्या बताया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखा हुआ, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल लिखा है कि उसका है क्या। अब वो चीज हम लोग समझ गए, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से आप समझ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि जिंक ग्रेनुलस रिएक्ट विथ NaOH, किसके साथ, NaOH सॉल्यूशन के साथ, टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। तो क्या देखने को मिलेगा कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। और कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। देखिए यहां पर 2NaOH का रिएक्शन जिंक के साथ, जिंक क्या है, मेटल है, यानी कि 2NaOH का रिएक्शन जिंक के साथ देखने को मिला, तो Na2ZnO2, क्या, Na2ZnO2 का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय द ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। यानी कि हम लोग इसको फील भी कर सकते हैं, जो टेस्ट किए और हाइड्रोजन गैस वहां रिलीज हुआ उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, उस पर कोई शक नहीं, वो पॉसिबल है वहां, ठीक है। अब यहां तक हम लोग क्या देखें कि यानी कि जब एसिड मेटल के साथ करेगा रिएक्शन तो क्या देखने को मिलेगा, और जब बेस करेगा मेटल के साथ तो क्या देखने को मिलेगा, है कि नहीं। पहला क्या लिखा हुआ है इसमें देखें आप, रिएक्शन ऑफ एसिड किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो आपको बताया गया क्या कि जब एसिड, एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो एसिड रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, फिर उसके बाद किसके साथ करेगा, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा। तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा वो चीज लिखा हुआ है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किस किस चीज का फॉर्मेशन होगा, जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो होगा फॉर्मेशन साल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। फिर आपको लिखा गया है क्या, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन
कार्बोनेट, यानी कि ये जो लैंग्वेज में लिखा गया है उसी को रिएक्शन में कन्वर्ट करके लिखा गया है। क्या कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है कि नहीं? तो वही बात लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वही बात को रिएक्शन में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा क्या? उसका एग्जाम्पल, यानी कि जो चीज़ बताएगा उसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि जब हम लोग HCl का रिएक्शन कराएंगे Na2CO3 के साथ तो क्या देखने को मिलेगा? NaCl, यानी कि सॉल्ट, CO2 और वाटर। यही बात तो बोला था क्या कि जब हम लोग मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मेशन होगा एसिड का, सॉल्ट का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए आपका सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, वही लिखा हुआ है। वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट का हो रहा है, और यानी कि आपको कराना किससे है? तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराना है तो देखने को मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देखने को मिलेगा, वही बात लिखा हुआ है। फिर देखिए HCl का कराया गया है NaHCO3 के साथ, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराया गया है तो NaCl बना, CO2 बना और वाटर बना, यानी कि कहने का मतलब सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर क्या लिखा हुआ है कि CO2 कैन बी टेस्टेड बाय द पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, यानी कि जब हम लोग CO2 को पास करेंगे लाइम वाटर के साथ, किसके साथ? लाइम वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वो कैसा चेंज हो जाएगा? मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्शन कराइएगा तो COCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा, है कि नहीं? तो ये सब आपको इस टाइप का रिएक्शन को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिए कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा तो सॉल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा कि नहीं? ये आपको एग्जाम्पल से रखना है। फिर जब हम लोग CO2 को क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, किससे पास करेंगे? लाइम वाटर के साथ करेंगे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किसके साथ करेंगे? तो CO2 के साथ करेंगे तो CaCO3 प्लस वाटर देखने को मिलेगा। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे हम लोग को लिखा गया है कि जब मान लीजिए कि CO2 को एक नॉर्मल अमाउंट में मिलाएं और उसको एक्सेस अमाउंट में मिलाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? वो लिखा हुआ है कि व्हेन एक्सेस, क्या एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में CO2 को मिलाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? तो ज़्यादा अमाउंट में मिलाएंगे तो देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि जब CO2 को ज़्यादा अमाउंट में मिलाएंगे तो पास मिल्कनेस डिसअपियर, यानी कि मिल्कनेस वो भाग जाएगा, वो नहीं दिखेगा। तो हो क्या रहा है? देखिए इसमें दिखने को मिल रहा है CaCO3 प्लस CO2 और वाटर, ये जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? कैल्शियम, क्या बन रहा है? हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है। क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी उसको बोल सकते हैं। फिर लिखा हुआ है क्या? बेसेस डू नॉट रिएक्ट, यानी कि बेस रिएक्ट नहीं करते हैं, किसके साथ नहीं करते हैं? तो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेस का रिएक्शन नहीं होगा, किसके साथ नहीं होगा? तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बेस का रिएक्शन नहीं होगा, ये फिक्स हो गया आपका। वही चीज को लिखा गया है, ये लैंग्वेज में है आपका और ये आपका उस फॉर्मेट में लिखा गया है कि बेस का रिएक्शन यदि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आप कराते हैं तो क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, यानी कि ये मामला पॉसिबल नहीं है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, क्या? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, यानी कि दोनों जब आपस में करेंगे, कौन कौन? तो रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस जब दोनों आपस में करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? वो बात लिखा हुआ है। तो क्या एसिड का जब रिएक्शन होगा बेस के साथ तो क्या देखने को मिलेगा? एसिड्स एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे? तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन होगा। वही देखिए आपका रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। किस चीज का फॉर्मेशन होगा? तो एसिड बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको बात क्लियर रहना चाहिए, है कि नहीं, कि जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, ये लिखा था। फिर देखिए आगे
अब इसमें आगे आपको बताया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम ही से पता चल रहा है क्या, कि कोई चीज है जो न्यूट्रल हो गया, यानी कि क्या हो गया, कोई चीज जो है न्यूट्रल हो गया। वही बताया जाता है कि जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन उस प्रोसेस में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या, ना एसिड रहा ना बेस रहा, उस तरह का हम लोग का स्थिति देखने को मिलता है। ये हम लोग 7 क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें बताया जाता है क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या, अब इस रिएक्शन में देखिए क्या लिखा गया है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, यानी कि एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे, इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चर्चा उसी का है, किसका, कि एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। और एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि HCl का रिएक्शन NaOH के साथ होगा तो क्या बनेगा, NaCl और वाटर। क्या बनेगा, जब हम लोग HCl का कराएंगे NaOH के साथ तो NaCl और वाटर बनेंगे, यानी कि NaCl क्या है, सॉल्ट है और वाटर बनेगा। जब भी आप एसिड बेस का रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, ये फिक्स हो गया। फिर आपको देखिए ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, 4 का 4, यानी कि सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम लोग वीक बेस के साथ कराते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को किसके साथ, वीक बेस के साथ कराएंगे, तो आप एक चीज याद रखेंगे क्या, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही आपको दिखेगा, है कि नहीं, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही दिखेगा। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या देखने को मिल रहा है, एसिडिक सॉल्ट देखने को मिल रहा है, प्लस वाटर, वाटर तो सब में है, देख रहे हैं लास्ट में सब में क्या है, वाटर है, वाटर इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी, सब में वाटर है। लेकिन एक चीज देखने को मिल रहा है क्या, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसा बना, एसिडिक सॉल्ट बना, यहां पर स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो यहां पर बेसिक सॉल्ट बना। वही लिखा हुआ है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब कराएंगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर बेस मजबूत है, वहां पर क्या मजबूत है, यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहां पर एसिडिक सॉल्ट बनेगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहां पर बेसिक सॉल्ट बनेगा। इसमें देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पर दोनों क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ही हो गया, तब तो मामला खत्म है, दोनों क्या हो गया, दोनों मजबूत मिल गया, तो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो आपस में दोनों क्या हो गया, खत्म। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब दोनों देखने को मिल जाएगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। उसके साथ वाटर का तो फॉर्मेशन होना ही होना है, लेकिन वो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है कि वीक एसिड वीक बेस, ये दोनों कमजोर भी हो गया तो भी क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा और वाटर साथ में आएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाले केस में स्ट्रॉन्ग आपको एसिड देखने को मिला तो एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड वाले में आपको क्या देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिला तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। और थर्ड वाले में दोनों स्ट्रॉन्ग दिखा, दोनों स्ट्रॉन्ग यानी कि एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो कैसा सॉल्ट बना, तो न्यूट्रल बना। और फोर्थ वाले में वीक एसिड है और वीक बेस है तो क्या बना, न्यूट्रल सॉल्ट बना। यानी कि जब दोनों बराबर रहेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और नहीं तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उस सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। एसिडिक रहेगा स्ट्रॉन्ग तो एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, बेसिक रहेगा स्ट्रॉन्ग तो बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये क्लियर रहना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए आगे, आगे आपको बताया गया है क्या, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, क्या, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ कैसा होगा। तो लिखा गया है फर्स्ट में आपको, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, क्या, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, किस नेचर के होते हैं, तो बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये क्लियर रहना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, तो बेसिक नेचर के होंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड, ये कैसे ऑक्साइड हैं, तो बेसिक ऑक्साइड हैं। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
2HCl, तो किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? CaCl2 और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि वही कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का HCl के साथ कराएंगे, मेटालिक ऑक्साइड का जब एसिड के साथ कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। यही बात इसमें याद रखना है कि मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम ऑक्साइड 2HCl के साथ कर रहा था तो CaCl2 और H2O बन रहा है। आगे देखिए, फिर आगे क्या आपका लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड का चर्चा हो गया तो नॉन मेटेलिक को क्यों छोड़ेंगे, नॉन मेटेलिक भी आपका आ गया। अब नॉन मेटेलिक में क्या होगा, देखिए आप नॉन मेटेलिक में ध्यान देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसे नेचर का है, तो एसिडिक नेचर का है। कैसा नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। फिर बताया गया है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, ये जब दोनों रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का, यानी कि उसमें था कि मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसमें नॉन मेटेलिक बेस के साथ करेगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। किस चीज का, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि CO2, क्या, अब वही एग्जाम्पल, CO2 जब किसके साथ करता है, CaOH2 के साथ करता है तो CaCO3 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि CO2 को कराते हैं हम लोग जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर देखने को मिलता है। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जब हम लोग कराएंगे बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड। रिएक्शन ऑफ एसिड का मतलब क्या, कि अभी तक एसिड का रिएक्शन हुआ कैसा है उसके बारे में एक जगह पर आपका प्रॉपर सारा चीज दिया हुआ है कि रिएक्शन ऑफ एसिड कब कैसा हुआ तो क्या बना, उसके जगह आपको सब एक ही जगह पर क्या हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा। पूरा डिटेल्स यहाँ पर कंसाइज होने वाला है। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि एसिड का हम लोग करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, तो एसिड का, किसका, एसिड का करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट, CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ सॉल्ट, CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा, एक क्लियर रहना चाहिए। फिर क्या बोला कि एसिड का मेटल के साथ करेगा तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या होगा, सॉल्ट होगा, CO2 होगा और H2O हो गया, यानी कि सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। जब किसके साथ कराएंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे। फिर एसिड का हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, तो एसिड का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2O, क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2O। फिर एसिड बेस यदि आपस में रिएक्शन करता है, क्या करता है, एसिड और बेस यदि आपस में ही रिएक्शन करता है तो क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड और बेस आपस में ही रिएक्शन कर गया तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन होगा हमारा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये डाटा आपको एकदम याद रहना चाहिए, क्या, कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ करेगा तो सॉल्ट, CO2 और वाटर बनाएगा, एसिड मेटल के साथ करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होगा, एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा तो सॉल्ट, CO2 और वाटर होगा, एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करेगा तो सॉल्ट और वाटर होगा। फिर उसके बाद एसिड बेस के साथ करेगा तो क्या देखने को मिलेगा कि सॉल्ट प्लस वाटर होगा। ये सब आपका क्लियर रहना चाहिए। फिर देखिए आगे, अब देखिए यहां पर हम लोग का है कि रिएक्शन ऑफ बेस, यानी कि एसिड जैसे जैसे रिएक्शन करेगा तो क्या चेंजेस देखने को मिला, तो बेस रिएक्शन कर रहा है तो बेस में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है उसको भी एक जगह हम लोग कंसाइज कर लेते हैं। देखिए बेस का भी बात कर लेते हैं। अब बेस में देखिए क्या लिखा हुआ है कि बेस का रिएक्शन जब मेटल के साथ होगा, क्या, बेस का रिएक्शन जब मेटल के साथ होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। उसी तरह से जब बेस का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होगा तो क्या होगा, नो रिएक्शन। इसमें तो फंडा क्लियर था, क्या,
कि जब बेस का मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो नो रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। तो देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि बेस मेटल कार्बोनेट के साथ किया, नो रिएक्शन, है कि नहीं। फिर उसके बाद बेस जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किया तो भी क्या है, नो रिएक्शन। फिर जब बेस एसिड के साथ किया, किसके साथ किया, बेस एसिड के साथ किया, तो क्या बना, सॉल्ट और वाटर बना। यानी कि बेस जब एसिड के साथ करेगा तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करेगा, किसके साथ करेगा, क्योंकि एसिड करता था मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो बेस किसके साथ करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करेगा। तो जब भी बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करेगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, बेस जब नॉन मेटेलिक के साथ रिएक्शन करेगा तो। फिर देखिए आगे वही देखिए हम लोग का यहाँ फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, सिमिलरिटीज बिटवीन, यानी कि क्या क्या सिमिलरिटीज है किसके किसके बीच में, तो एसिड और बेस के बीच में क्या सिमिलर कंडीशन है। तो फर्स्ट आपको देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑल एसिड हैव H प्लस आयन, यानी कि जितने भी एसिड हैं उसमें क्या सिमिलर कंडीशन होने वाला है, तो सबके पास H प्लस आयन रहेंगे। यानी कि जितने भी एसिड हैं सबके पास क्या रहेगा, तो ऑल एसिड हैव H प्लस आयन, उसके पास H प्लस आयन होंगे इन कॉमन, एक कॉमन बात है कि नहीं। फिर उसके बाद लिखा हुआ कि ऑल एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन, यानी कि जितने एसिड हैं सबके सब H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेंगे। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी कि H प्लस आयन सॉल्यूशन में क्या करना, प्रोड्यूस करना। ये प्रॉपर्टी दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि ये एसिडिक है, यानी कि एसिडिक का ये पहचान है कि H प्लस आयन उसके पास होगा ही होगा, वो प्रोड्यूस करेगा H प्लस आयन, तभी हम उसको मानेंगे क्या, ये एसिडिक है। एसिडिक है तो H प्लस आयन है, H प्लस आयन है तो एसिडिक है, यानी कि दोनों से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑल बेसेज हैव OH माइनस, यानी कि जिस तरह से आप एसिड का पहचान H प्लस आयन से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, H प्लस आयन से हम लोग कर रहे हैं एसिड का पहचान, तो उसी तरह से OH माइनस से किसका पहचान करेंगे, तो बेसिक का करेंगे। यानी कि जो बेसिक रहेगा उसका पहचान कैसे करेंगे, बेस का पहचान कैसे करेंगे, तो OH माइनस से करेंगे, और एसिडिक का पहचान किससे करेंगे, तो H प्लस वाले से करेंगे। एक क्लियर रहना चाहिए, वही बताया गया आपको। क्या लिखा गया है कि ऑल बेसेज हैव OH माइनस, यानी कि क्या लिखा गया है, OH माइनस होना ही होना है, जितने भी बेस हैं उसके पास OH माइनस होना है, और जितने भी एसिड हैं उसके पास H प्लस होना है। अब फिर क्या लिखा हुआ है कि कॉमन बात है, क्या है, कॉमन बात है कि जितने बेस हैं उनके पास OH माइनस आयन रहना चाहिए। ऑल बेसेस प्रोड्यूस OH माइनस आयन, यानी कि OH माइनस आयन जो हैं, जितने भी बेस हैं वो सबके पास रहना चाहिए, जितने भी बेसेज हैं सबके पास रहना चाहिए। और H प्लस का जो बात है, जितने भी एसिडिक हैं वो सबके पास रहना चाहिए, है कि नहीं, यानी कि जितने एसिड हैं सबके पास रहना चाहिए। तो ये चीज़ें आपका कॉमन है कि जितने एसिड होंगे सबके पास H प्लस होंगे, और जितने बेस होंगे उस सबके पास OH माइनस होंगे, एक क्लियर रहना चाहिए। वही बात इसमें दिखाई गया कि ये सब सिमिलर कंडीशन है, पहचान इसका इस तरीके से होगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि एसिड और बेस में, वाटर में सॉल्यूशन में, वाटर का जब सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, एसिड और बेस, क्या, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेस का बात करते हैं वाटर सॉल्यूशन में, तो क्या देखने को मिलेगा कि एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन, क्या प्रोड्यूस करेगा एसिड, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। एकदम क्लियर रखना है कि H प्लस आयन एसिड, क्या, एसिड, H प्लस आयन एसिड प्रोड्यूस करेगा। फिर आपको क्या लिखा, इन प्रेजेंट ऑफ वाटर, यानी कि एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंट ऑफ वाटर, वाटर में H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, कौन करेगा, तो एसिड करेगा। H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, H प्लस जो आयन है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, तो करेगा किसके साथ, या कौन एग्जिस्ट करेगा, तो दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस, क्या एग्जिस्ट करता है, H3O प्लस। हाइड्रोनियम आयंस, कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। देखिए आपको क्या लिखा गया है कि H प्लस को जब वाटर के साथ कराएंगे तो H3O प्लस का फॉर्मेशन होता है। या देखिए यहाँ पर HCl वाटर के साथ जब कर रहा है
तो H3O प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। तो वही बता रहा है कि H प्लस जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो करता किसके साथ है, तो हाइड्रोनियम आयन के साथ करता है, H3O प्लस के साथ करता है। फिर आपको देखिए क्या लिखा है, बेसेज व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस, क्या देता है, तो OH माइनस देता है। ये आप माइनस को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना क्या चाह रहा है कि जैसे एसिड में H प्लस आयन मिलता है, उसी तरह से बेस में OH माइनस आयन मिलता है। क्या मिलता है, OH माइनस आयन मिलता है। तो वही लिखा हुआ, तो OH आयन, जो OH माइनस आयन है वो किस में मिलेगा, तो बेस जब डिजोल्व होगा किस में डिजोल्व होगा, तो वाटर में। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको कि NaOH, क्या NaOH। जब हम लोग इसको वाटर के साथ किए हैं तो क्या बना है, Na प्लस, है कि नहीं, और OH माइनस। ये आपको देखने को मिल रहा है कि जब हम लोग बेस को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि OH माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर से देखिए दूसरा में क्या लिखा गया है कि MgOH, ठीक है, बेस का किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ। तो क्या देखने को मिला, Mg2 प्लस, प्लस में 2OH माइनस। यानी कि हम लोग को जनरली देखने को क्या मिल रहा है कि OH माइनस आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, तो OH माइनस आएगा, यहाँ से OH माइनस आने से पता चलेगा कि जो OH माइनस है वो किसका पहचान है, तो बेस का पहचान है। किसका पहचान है, तो बेस का पहचान है। OH माइनस किसका पहचान है, बेस का पहचान है। और H प्लस किसका पहचान है, तो एसिड का पहचान है। किसका पहचान है, एसिड का पहचान है। तो ये हम लोग को पता रहना चाहिए, H प्लस आ रहा है तो एसिड है, और OH माइनस आ रहा है तो बेस है कि नहीं। फिर देखिए आगे, अब आगे हम लोग को लिखा गया है बेसेस सोलुबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। यानी कि जब बेस वाटर में सोलुबल होते हैं उनका नाम क्या होगा। होता है ना, किसी चीज को हम लोग फाइंड करने के लिए, जानने के लिए कुछ उसका यूनिक नाम रख देते हैं ताकि उसका पहचान हो। वही बात लिखा हुआ, क्या लिखा गया है कि बेस जब वाटर में सोलुबल होंगे, बेसेस सोलुबल इन वाटर, यानी कि जब बेस वाटर में सोलुबल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। जब बेस क्या होगा, वाटर में सोलुबल होगा, उसको क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं एसिड को, इट इज रिकमेंडेबल या रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब क्या है, ऐसा होना चाहिए, डेट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड कैन नॉट, कहने का मतलब क्या, एंड नॉट वाटर टू एसिड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग ए एसिड और ए बेस इन ए वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। बोल रहा है कि जब भी हम लोग एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो आप एसिड को ऐड करेंगे वाटर में, न कि वाटर को आप एसिड में ऐड करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे, देखिए कुछ चीज कंडीशन होता है, टर्म कंडीशन ऐसे नहीं रहता है। टर्म कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, उल्टा पलटा करेंगे तो आप फिर सेफ नहीं रहेंगे। कहने का मतलब कि आप एसिड को वाटर में ऐड करिए, नहीं कि एसिड में वाटर को ऐड करिए, तो फिर गड़बड़ होने वाला है। ये बता रहा है क्यों, क्योंकि बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, हीट बहुत तेजी से रिलीज होगा, तो आपके लिए वो खतरा हो सकता है। इसलिए जब भी करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर में एसिड को मिलाएंगे, नहीं कि एसिड में वाटर को मिलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये याद रखिएगा, हाईली क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसके लिए, है कि नहीं, आप ध्यान देंगे इस पे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अब देखिए इसका चर्चा हो गया कि जब भी डाइल्यूट करना होगा तो हम लोग किसको किस में ऐड करेंगे, यानी कि एसिड को करेंगे वाटर में ऐड, न कि वाटर को ऐड करेंगे एसिड में। ये तो कंफर्म हो गया। अब लिखा हुआ है कुछ बात, क्या, ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। कुछ चीज का स्ट्रेंथ का भी बात करेंगे, जैसे एसिड बेस, उतना देर से हम लोग शुरू से ही क्या एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सब चीज जान जाएंगे, और उसका स्ट्रेंथ नहीं जानेंगे तो फिर क्या पता। तो इसलिए हम लोग को स्ट्रेंथ भी जानना होगा कि एसिड का स्ट्रेंथ क्या है, बेस का स्ट्रेंथ क्या है, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, सॉल्यूशन में क्या स्ट्रेंथ होगा एसिड और बेस का। तो लिखा गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, यानी कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कैन बी एस्टिमेट यूजिंग ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर
जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो मिक्सचर है किसका, सेवरल इंडिकेटर का, बहुत सारे इंडिकेटर का वो मिक्सचर है। फिर लिखा हुआ है क्या कि इट शो डिफरेंट कलर, और डिफरेंट कलर शो करता है एट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्या डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और फिर आपको H प्लस आयन के बाद क्या लिखा हुआ है, इन द सॉल्यूशन, क्या इन द सॉल्यूशन। ये बोलना क्या चाह रहा है, बोल रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर से तो डिसाइड होता है पहला नंबर स्ट्रेंथ किसका, तो एसिड और बेस का, वहां से स्ट्रेंथ डिसाइड होता है। अब बोला क्या कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर का वो एक तरह से मिक्सचर है, कौन, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर। और फिर बोला कि इट शो द डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, यानी कि जैसा जैसा सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन रहेगा H प्लस आयन का, उस तरह से वो कलर शो करने का काम करता है, कौन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, ये स्लाइड आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसको आप छोटा समझने का भूल नहीं करेंगे। क्या, ये पीएच स्केल हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पीएच स्केल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि पीएच स्केल होता क्या है, पीएच स्केल का यूजेज क्या है। ये पीएच स्केल भी पहचान करने का काम में आता है कि नहीं। तो पहले सबसे पहले क्या पीएच स्केल होता क्या है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए स्केल फॉर मेजरिंग, क्या, ए स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंज, ए जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर। बोलना क्या चाह रहा है कि जो pH स्केल है, ये स्केल है मेजर करने का, किस चीज को मेजर करने का, तो H प्लस आयन को, यानी कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उस चीज को मेजर करने का काम करता है, कौन, तो pH स्केल। और फिर बता रहा है कि इसमें जो P आता है, pH स्केल में P आता है, तो P का मतलब क्या हुआ, तो P स्टैंड फॉर पोटेंज। एक कैसा वर्ड है, तो जर्मन वर्ड है, कैसा वर्ड है, जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, पावर, P फॉर पावर, है कि नहीं। अब ये तीन जो इंपॉर्टेंट आपका चीज है, तीन ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, फर्स्ट में लिखा हुआ है क्या कि इफ वैल्यू ऑफ पीएच, क्या, इफ वैल्यू ऑफ पीएच, इसको भी कैपिटल कर लीजिए, क्या, जब सब कैपिटल है तो इसको भी कैपिटल कर लीजिए। वैल्यू ऑफ पीएच इज इक्वल टू 7, यानी कि जब पीएच का वैल्यू 7 के बराबर होगा तो क्या कंडीशन होगा, न्यूट्रल होगा। फिर क्या, इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7, जब पीएच का वैल्यू 7 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। इफ द वैल्यू ऑफ पीएच मोर देन 7, जब पीएच का वैल्यू मोर देन 7 होगा तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में कि जब पीएच क्या होगा, 7 के बराबर होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये आप लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है क्या है कि इफ वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7, यानी कि जो पीएच है वो लेस देन 7 है, 7 से छोटा है पीएच, है कि नहीं। इफ ए वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7, तो क्या देखने को मिलेगा, एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। ये क्लियर हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि इफ वैल्यू ऑफ पीएच मोर देन 7, यानी कि जो पीएच का वैल्यू है वो क्या होगा, 7 से जब ज्यादा होगा तो क्या देखने को मिलेगा, बेसिक सॉल्यूशन। ये आपको माइंड में रहना चाहिए कि जब पीएच 7 के बराबर होगा तो न्यूट्रल होगा, जब 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, और जब भी 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। वही चीज लिखा हुआ कि वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7 तो एसिडिक, और मोर देन तो बेसिक, और जब 7 का बराबर रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ से हमारा चैप्टर 2 केमिस्ट्री का खत्म होता है। बस हम लोग चैप्टर 2 को फिनिश किए यहाँ पर, और फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।